नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन जालंधर की ख़ास पेशकश अदब के तहत आज हम एक ख़ास प्रोग्राम फ़न और शख्सियत लेकर हाज़िर हुए हैं। मैं अनवर अमृतसरी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब श्री जगदीश चंद्र जोशी जी, उनका हम खैर मकदम करते हैं। आज हम अदब और उसके रुमूज़, उसके औक़ाफ़, उसके ताल्लुक़ से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर अदब से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब जोशी जी, उनकी ज़िंदगी, उनकी अदीबाना ज़िंदगी, उसके उतार चढ़ाव, उसके सब्र और तहम्मुल को लेकर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क़ब्ल इसके कि मैं जनाब जोशी जी का तारुफ़ करवाऊँ, नाज़रीन हम आपको बता दें कि अदब क्या चीज़ है, अदब का ताल्लुक़ किस तरह इंसान से जुड़ता है। अदब दरअसल एक ऐसा सरमाया है कि अदब की कभी भी मुकम्मल तारीफ़ नहीं की जा सकती, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए ये कह सकते हैं कि अदब एक ऐसी तहरीर, एक ऐसी ख़ूबसूरत तहरीर को कह सकते हैं जिसके अंदर नफासत हो, नज़ाकत हो, एहसासात हों, जज्बात हों और वो हमारे कलाम के अंदर ख़ूबसूरती पेश करे। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं जनाब जोशी जी आपका खैर मकदम करता हूँ अपने स्टूडियो में, और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक अदीबाना ज़िंदगी गुजारी है। आप हमारे नाज़रीन को अपने ताल्लुक़ से, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, अपने पेशे के ताल्लुक़ से रूबरू कराएँ। अनवर साहब, मेरी जाए पैदाइश लाहौर कंटोनमेंट की है। वो दिन था 29 मई 1934, यानी इस वक्त मैं 88 साल पूरे कर 99 साल में आ चुका हूँ, और खुदा ने अगर रहमत दी तो इतने ही साल और जीने का इरादा रखता हूँ। अर्ज़ है कि मेरी ज़िंदगी में अदब एक अहम मुकाम रखता है। जी। लाहौर में जिस मिडिल स्कूल, कंटोनमेंट मिडिल स्कूल में हम पढ़ते थे, जी। उनमें एक हमारे उस्ताद थे फ़िरोज़ुद्दीन फ़िरोज़ साहब, जो ख़ुद शायर थे। जोग्राफ़ी और हिस्ट्री पढ़ाना तो उनका सब्जेक्ट था जी। लेकिन वो बांगे दरा जो है उसका ज़िक्र ज़्यादा किया करते थे। जी। शायद वो असर हम पर हो गया। जी। और तालीम उर्दू मीडियम से ही की जाती थी। जी। उर्दू अखबारात पढ़ते थे। छोटी उम्र में हम ये नहीं कह सकते कि हम लिखते थे, लेकिन ऐसा सोचते थे कि कभी अगर ज़िंदगी में मौका मिला तो कभी ना कभी लिखेंगे ज़रूर। अब कहना होगा कि हमारे जो उस्ताद साहबान थे, मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब, कादर हुसैन साहब, ग़ुलाम मोहम्मद साहब, निर्मल सिंह जी, राम किशन जी, सीताराम शास्त्री जी, बहुत असर रहा है उन पर। और मैंने यही सोचा था उस वक्त भी, चाहे उम्र छोटी थी, सोचने की ताकत थी या नहीं, लेकिन उनका जो किरदार देखा, उनकी जो शख्सियत देखी, तो मैंने तहिया कर लिया था छोटी उम्र में ही कि मैं भी किसी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टीचर ही बनूंगा। गोया कि आपने जो आपके पास एक अदबी सरमाया है, वो अदबी सरमाया एक वरासत के तहत आपको एक ऐसे शख्स से, उन उदबा से आप तक जो सरमाया पहुंचा है, बेशकीमती सरमाया जिसे हम कह सकते हैं, वो आपने अपने अंदर समोया है। मैं इससे मुताल्लिक़, जैसा कि आप अदब के साथ साथ आप तर्जमे का बड़ा काम करते हैं, आपने तकरीबन 50 से ज़ायद किताबों पे काम किया, तो आप जोशी जी हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप जो है तर्जमे को क्यों अहमियत देते हैं? अनवर साहब, तर्जमे की अहमियत इसलिए है कि एक ज़बान का दूसरी ज़बान में तर्जमा दो
लोगों को, दो व्यक्तियों को आपस में मिलाता है जी, दो कौमों को मिलाता है, बिल्कुल उनके कल्चर को मिलाता है, एक दूसरे के जज्बात को समझने का एक मौका मिलता है। जी, मैं बहुत ज़्यादा इसकी तशरीह ना कर जी, अगर दो अशार आपकी खिदमत में पेश करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़रूर। और वो ये है कि ज़ुबान की तशरीह क्या कीजिए, ज़बान की तशरीह क्या कीजिए, ये तो पुल की तरह होती है, नज़दीकी बढ़ाए जो उसे दिल की ज़बान कहते हैं। दिल की ज़ुबान कहते हैं। मतलब साफ है जी। कि जब एक ज़बान का दूसरी ज़बान में तर्जमा होता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नज़दीक आता है, दो कौमें आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। जी, और मैं ज़ुबान की अहमियत और तर्जमे की अहमियत यूँ भी समझता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ एक शेर के अंदाज में कि ज़बान कोई भी सीखी जाए इसमें बुरा क्या है। बिल्कुल। ज़बान कोई भी सीखी जाए उसमें बुरा क्या है। जी, इंसानियत समझाए जो उसे इंसानी ज़बान कहते हैं। जी, इंसानियत समझाए जो उसे इंसानी ज़ुबान कहते हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो आपने चंद अल्फाज के अंदर एक यूँ कह लीजिए कि समंदर को जो है कूज़े में आपने समो दिया है। तो मैं इस चीज़ सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे नाज़रीन चाहते हैं कि जो आपका अदबी सफ़र है, अदबी सफ़र के जो उतार चढ़ाव हैं, अदब से आपका जो एक मुसलसल राब्ता रहा है, उसको आप किस तरह हमारे नाज़रीन को बताएं। अनवर साहब, थोड़ा आपसे मैं मुत्तफ़िक़ तो नहीं हूँ कि मेरा ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा अदब से रहा है जी, लेकिन हाँ आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता मैंने वो मंजिल तय की ज़रूर है। जी, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि 3 कॉलेजेस में मैं रहा। जी, नरवाना कॉलेज, वैश्य कॉलेज भिवानी में, और फिर एज प्रिंसिपल जी, जीबी डिग्री कॉलेज रोहतक में। जी, पहला कॉलेज और दूसरा कॉलेज, जी, उसमें जो कॉलेज मैगज़ीन निकलती थी जी, उनका मुदीर आला मैं था। जी, 10 साल मुदीर रहने के बाद ऐसा महसूस हुआ जी, कि मुझे लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। जी, और उस तजर्बे ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन इससे भी पहले जी, पंजाब स्टेट आर्काइव्स में, टीचिंग से पहले पंजाब स्टेट आर्काइव्स में मैंने काम किया है रिसर्च स्कॉलर के तौर पर, और लिखा है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन द पंजाब, और फॉर राइटिंग शॉर्ट बायोग्राफीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द पंजाब। अब देखिए वहाँ पर इतना काम था, और तकरीबन 8 या 10 आदमी जो है मेरे पास काम करते थे जो ख़ुद स्कॉलर्स थे। जी, उनके बारे में जो कुछ मैं लिखता था और लोगों के जो इंटरव्यूज़ लेता था, उसने भी एक बहुत अहम रोल प्ले किया है कि मैं अपनी कलम को ज़ोर दूं, कलम में ज़ोर पैदा करूं और कुछ न कुछ अदब की खिदमत करूं। गोया कि आपने एक अदबी सरमाए को इकट्ठा करके, मैं अगर आपके ताल्लुक़ से ये कहूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो मकसद बनाया है, मैं उसको एक शायर की ज़ुबान में यूँ कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद कि हर एक के काम आऊँ, या हर एक से मुराद अदब है। मेरी ज़िंदगी का मकसद कि मैं हर एक के काम आऊँ, मैं चिराग रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। इसके साथ साथ हम अपने गुफ्तगू को नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं, और जो चीज़ें हम ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अदबी सफ़र जो है कई मराहिल में तय किया, उसके अंदर आपकी किताबें हैं, अदीबों की किताबें हैं, उसके अंदर जो हमारा जो ये चैनल है दूरदर्शन है या ऑल इंडिया रेडियो है, इसके ज़रिए से, इसके तवस्सुस से आपने जो अवामी एक पहुँच बनाई, अदबी जो खिदमात की हैं, इस पर आप हमारे सामीन को, नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं कहना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद मैंने शेक्सपियर की सोनेट्स को उठाया था जी, और उसकी पृष्ठभूमि, उसे उसके पस मंज़र बात ये थी जी, कि एक मेरे दोस्त थे, नाम था उनका सौरभ, जी, हिंदी के टीचर थे किसी कॉलेज में, जी, और वो कहते थे कि भाई कभी मौका मिला तो मैं सोनेट्स जो हैं विलियम शेक्सपियर के, उनको छंदबद्ध करना चाहूँगा। जी, वो नहीं कर सके, और मेरे जहन में ये बात जो है वो नक्श कर गई कि मुझे ये काम करना है। जी, और जब रिटायरमेंट हुई, क्योंकि प्रिंसिपल होते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत होते हैं, नहीं कर सका। जी, लेकिन जब रिटायर हुआ
तो 1996-97 यानी 94 में रिटायर हुआ, 96-97 में मैंने सॉनेट्स जो हैं वो शुरू की और उनका मंजूम तर्जमा जो है मैंने किया जी। तो कहना होगा कि मैंने अपनी शुरुआत जो है, अगर अदबी सफ़र की बात करते हैं तो उसकी सॉनेट से की हैं और उसकी सॉनेट्स जो हैं, विलियम शेक्सपियर की सॉनेट जो हैं वो 154 हैं और वो 154 की 54 सॉनेट जो हैं मैंने 22 दिन में की जी और उनका तर्जमा मंजूम किया जी। और वो जब किताब मैंने इंटरनेशनल शेक्सपियर एसोसिएशन सैफोर्ड लंदन में भेजी तो उनका एक लेटर आया जी कि हमारे यहाँ हमारी शेल्फ पर विलियम शेक्सपियर के नाटक जो बहुत ज़्यादा हैं, कई तर्जुमे हमारे हाज़िर हैं, लेकिन सोनेट का तर्जमा जो है पहली बार हमारी शेल्फ पर आया है। तो मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि मैं पहला शख्स हूँ कि जिसने विलियम शेक्सपियर की सोनेट्स का तर्जमा किया। उसके बाद तो ये सिलसिला ऐसा बढ़ता गया कि न जाने किस किस किताब का तर्जमा मैंने किया होगा। जी, तो इससे जो हमारे नाजरीन हैं उनकी एक दिली ख्वाहिश है, वो जानना चाहते हैं कि इन दिनों हमारे जोशी साहब जो हैं वो क्या लिख रहे हैं और कितनी किताबें लिख चुके हैं और आगे किस तरह की किताबें लिखने की वो। मैंने विलियम शेक्सपियर की जो लव पोइट्री है जी और एक फ़लसफ़ाना पोइट्री है उनकी जी, उसका तर्जमा किया, वो भी मंजूम किया है। जी, अगर मैं कहूँ कि उनमें टोटल 3876 सतूर थी। जी, वो तर्जमा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि सोनेट्स का संबंध, सोनेट्स का ताल्लुक़ जो है उन 5 नज़मात से है। जी, और ये मैंने प्रूव किया उसमें। जी, उसके बाद ख्याल हुआ कि चलिए जब इतना कुछ कर लिया तो शेक्सपियर के बारे में कुछ और भी कर लें। तो 2 नाटक उसके, एक हैमलेट और एक जूलियस सीजर जी, और एक एज यू लाइक इट और मर्चेंट ऑफ वेनिस भी मैंने किया। उसके बाद मैंने इस काम को बंद कर दिया, इसलिए बंद किया कि उम्र इतनी कलील हुआ करती है कि सारा काम मुकम्मल नहीं कर सकूँगा, वरना अगर खुदा मुझे ये नेमत बख्शे तो मैं चाहूँगा कि शेक्सपियर को पूरा करूँ, क्योंकि वो साहित्यकार था। उसने इंसानी ज़िंदगी को समझा था, इंसानी फितरत को समझा था और जो कुछ उसने लिखा है वो आज भी सही है, उससे पहले भी सही था और उसके बाद भी सही होने वाला है। कुल मिलाकर ये है कि जो अदब का सरमाया है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल होता चला जाता है और उसकी अहमियत, उसकी इफ़ादियत को वही लोग समझ पाते हैं जो साहित्य की दुनिया से, अदब की दुनिया से वाबस्ता होते हैं। मैं इसी आपकी ही बात को आगे बढ़ाता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे जो नाजरीन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप उर्दू के फ़रोग़ के लिए इन दिनों क्या करते हैं। उससे पहले एक सवाल आपने किया था कि मैं तर्जमा को अहमियत क्यों देता हूँ। जी, मैं इसलिए तर्जमा को अहमियत देता हूँ, जैसे मैंने 2 अशार की मदद से ये समझाना चाहा था जी, कि एक ज़बान और दूसरी ज़बान, और मैंने देखा है कि हिंदी वाले यानी जो इलाकाई ज़बान हैं, जी जी, हिंदी जी, और पंजाबी, जी, उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन तलफ़्फ़ुज़ में गड़बड़ कर जाते हैं। जी, उर्दू ज़बान की 5 ऐसी आवाज़ें हैं जी, प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने के लिए जो हिंदी ने और पंजाबी ने ली हुई हैं आपस में, जी, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं करते। जी, और इस्तेमाल नहीं करते तो नतीजा ये होता है कि एक अर्थ का अनर्थ, जैसे हिंदी में कहें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भाई हम कहें मोती चोर और मोती चूर, सिर्फ पेश का फ़र्क है। जी, तो मोती चोर जो है वो मोती चूर हो जाता है, लड्डू हो जाता है। भेड़ और भीड़ में फ़र्क है, मुखातब और मुखातिब में फ़र्क है। तो अहमियत ये है इस बात की कि अगर फ़र्ज़ किया हम ऐसा नहीं करते तो उर्दू को भी नुकसान पहुंचता है, हिंदी को भी नुकसान पहुंचता है और पंजाबी को भी नुकसान पहुंचता है। एक मेरा आर्टिकल जो पंजाब के भाषा विभाग में छप चुका है परवाज़ आदम में, उसका अनुमान है हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल ख़तरात अंदरूनी और बैरूनी। यही आर्टिकल जो है
गंगों के जहन्नमा में भी छपा है और ये एक किसी और मैगज़ीन में भी अभी छपने वाला है। और इसकी ज़रूरत है इसलिए जी कि अगर मान लीजिए उर्दू ज़बान के जानने वाले जी या जो अपने आप को अदीब कहते हैं जी, अगर वो उन अलामात का इस्तेमाल नहीं करते तो उर्दू के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय, एक बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं जी और अगर हिंदी वाले उर्दू अल्फाज का या पंजाबी वाले उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन जो है, उसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और अभी मैंने मिसालें आपको दी हैं। जी जी, गोया के ये कह लीजिए कि जो हमारा अदबी सरमाया है, अगर हम चाहते हैं कि उसका तहफ़्फ़ुज़ हो तो उसके तहफ़्फ़ुज़ में से जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, जिसे हम नुक्ते कहते हैं, अलामतें कहते हैं, ज़बर, ज़ेर, पेश, इन तमाम चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो जहाँ उसको उस अदब को फ़रोग़ मिलेगा वहीं उसका तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। कि गोया के अदब को फ़रोग़ देने के लिए जो उसकी छोटी छोटी बारीकियां हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ बेहद ज़रूरी होता है। इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, उर्दू अदब का चूँकि जो मुस्तक़बिल है, जो उसका माजी है और जो फ़िलहाल जो वक्त है, आप उसके मुस्तक़बिल को किस तरह देखते हैं कि आने वाले दिनों में उसको किस तरह के हालात का सामना है उस अदब को, और उस अदब को किस तरह के मराहिल से गुज़रना पड़ेगा? आया वो दुश्वारियों से गुज़र रहा है, परेशानियों में गुज़र रहा है, या उसको जो है जो इदारे हैं, हमारे अदबी इदारे हैं या अदबी जो लोग हैं, उसके फ्यूचर को लेकर कुछ सोचते हैं? अनवर साहब, ऐसा है कि उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल कम अज़ कम मैं तारीख़ नहीं समझता जी, अगर हम कोशिश करें तो। जी, लेकिन अगर कोशिश ना करें और सिर्फ़ इस ख़्याल से कि भाई हम उर्दू जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, बोलना जानते हैं, इससे उर्दू अदब में कोई फ़रोग़ होने वाला नहीं है। जी, अब मैं देखता हूँ कि जो चीज़ें आती हैं सामने आज के वक्त में, जी, गालिब का फ़न, जी, गालिब की शख्सियत, जी, ज़ौक़ का फ़न, ज़ौक़ की शख्सियत। अरे भाई, अपना भी तो कुछ लिख दो। बिल्कुल बिल्कुल। आपका फ़लसफ़ा क्या है, आपका नज़रिया क्या है अदब के बारे में? जी, मैं समझता हूँ कि अगर अदब में यूनिवर्सलिटी नहीं है, जी, वो अदब नहीं है, अदब नहीं है। बिल्कुल। हम देखते हैं कि शेक्सपियर ने जो लिखा, जी, वो तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है, बिल्कुल। और वही मैं लिखने वाला हूँ, जी, लिखता हूँ। जी, तो अगर आपने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही, जी, अपनी तरफ से कोई ख्याल नहीं दिया, जी, तो बताइए मैं उसको अदब मानूं या ना मानूं? ना मानो। और मेरी जो एक किताब है उसका जो टाइटल है, उसका उन्वान जो है वो ये है, न कहते आज़ाद ख्याल। जी, न कहते आज़ाद ख्याल। और उससे पहले एक किताब थी ज़ाविया नज़र। जी, एक दृष्टिकोण है मेरा, जी, उसके तहत मैं लिखता हूँ। जी, इसके बाद न कहते सोच, जी, न कहते परवास। जी, और देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैंने सुब्रमण्यम भारती को किया, जी, मैंने गुरु नानक जी के जप जी को किया, जी, मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को किया। ये क्यों किया? जी, इसलिए कि मशरिक़ से मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को लिया, जी, नानक जी को मैंने नॉर्थ से लिया, जी, साउथ से मैंने सुब्रमण्यम भारती को लिया, जी, और अभी मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के मगरबी इलाके से किसी एक और पैट्रियट पोइट को लूं और उसका तर्जमा करूं। मैं तो मशरिक़, मगरिब और उत्तर और दक्षिण इन सबको मिलाना चाहता हूं। गोया कि आपने जो यानी कि अदब का जो मुस्तकबिल है, आपके नज़रिए के हिसाब से कि हर शख्स के अंदर, हर इंसान जो है उसके अंदर अदब मौजूद है, लेकिन उसको निखारने की ज़रूरत है, उसको पैदा करने की ज़रूरत है। और चूँकि अदब का दूसरा नाम ही खूबसूरती है, अगर आपके ज़बान के अंदर, आपके अल्फाज के अंदर खूबसूरती मौजूद है, आपकी तहरीर के अंदर खूबसूरती मौजूद है, तो आपका वो अदब है और उसी के ज़रिए से जो है आप उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकते हैं। हम इस मौके पर जोशी साहब आपसे ये जानना चाहते हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, कि आप जो नौजवान नस्ल है जो अदब से बहुत दूर होती जा रही है, अदब उनके सामने मौजूद है लेकिन वो अदब को न पढ़ने से वास्ता रखते हैं, न लिखने से वास्ता रखते हैं, इस तरह का जो हमारा नौजवान तबका है या जो अदीब जुड़े हुए हैं लेकिन फ़िल वक्त वो इस पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आजकल ज़माना जो है वो कंप्यूटर का युग है
और हर आदमी, हर जवान, हर व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाएगा। जी। अरे भाई, इंटरनेट पे तो तब मिलेगा जब किसी ने उससे पहले लिखा होगा। तो बिल्कुल। अगर उससे पहले लिखा ही नहीं होगा कुछ, तो इंटरनेट पे तो वही मिलेगी जो पहले लिखा जा चुका है। जी। तो लिखा जाना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट बाद की बात है। जी। तो हमारा नौजवान जो है वो पढ़ने से गुरेज करता है। जी। लिखने से गुरेज करता है, और लिखता भी है तो इंटरनेट का सहारा लेकर लिखता है। और कई बार ऐसा देखा है मैंने कि इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बिल्कुल सही नहीं होती। जी। एक व्यक्ति का विचार है, उसने लिख दिया, लेकिन उसके मुताबिक दूसरे लोगों ने उसके बारे में क्या लिखा वो देखता ही नहीं है। जी। तो मेरा पैगाम तो नहीं कह सकता, ना नसीहत कह सकता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप ओरिजिनल पढ़िए। जी। और जो ओरिजिनल पढ़ते हैं उससे ताल्लुक़ रखने वाले, उससे संबंध रखने वाले दूसरे इतिहास को, दूसरे अदब को भी पढ़िए। मैं तो ये समझता हूँ कि शायरी जो है वो कोई आसान बात नहीं है। एक अगर शेर कहने की इजाज़त हो तो कहूँगा कि शायरी का घर दूर, बहुत दूर हुआ करता है, शायर का घर या घराना कहाँ हुआ करता है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि शायरी मुख्तसर अनकही कहने की सलाहियत है। जी। शायरी मुख्तसर अनकही कहने की सलाहियत है, शायर तो मौजू अल्फाज ही जुटाया करता है। अब अदब की बात है तो मैंने अंग्रेज़ी के भी कुछ रीडिंग की, मुताला किया है। अब देखिए, टॉमस हार्डी है, उसने एक नावल लिखा मेयर ऑफ कास्टलब्रिज, ठीक है जी। लेकिन पूरी किताब का निचोड़, पूरी उस नावल का निचोड़ जो है वो उसके लास्ट सेंटेंस में है। जी। और वो सेंटेंस क्या कहता है कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ प्रिंस। और ये बात ऐसी है जो पहले भी थी, आज भी, और फिर भी होने वाली है। कहीं कहीं खुशी मिलती है, बाकी तो तमाम जो ज़िंदगी है वो इस बात से संबंध रखती है कि दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। यही बात महात्मा बुद्ध ने कही है कि दुख एक महान सत्य है। जी। तो आप साहित्य लिखते हैं, आप अदब की सेवा करते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी का निचोड़ है वो आपके अदब में आना चाहिए। अगर ज़िंदगी का निचोड़, ज़िंदगी के तजर्बात आपके नहीं हैं तो वो साहित्य नहीं। जी। नाजरीन, ये थे जनाब जगदीश चंद्र जोशी जी, जिन्होंने अदब के ताल्लुक़ से अपनी अदीबाना ज़िंदगी, उसके उतार चढ़ाव और तमाम चीज़ों को हमारे सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।